कभी सोचा है कि काश कोई ऐसा जादू का पिटारा होता जो डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की उलझी हुई दुनिया को चुटकियों में सुलझा दे। आज हम एक ऐसे ही जबरदस्त प्लेटफॉर्म अल्टेयर रैपिड माइनर की गहराई में उतरने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। अल्टेयर रैपिड माइनर, पहले इसे रैपिड माइनर ही कहते थे हम सब। ये डेटा एनालिटिक्स और एआई की दुनिया का एक, आप कह सकते हैं, जाना माना नाम है। अच्छा। इसका असली काम है मतलब बिखरे हुए डेटा से काम की बातें निकालना, एक्शन लेने लायक इंसाइट्स। और सबसे बढ़िया बात, ये एक विजुअल तरीके से काम करता है। कोड लिखने की जरूरत या तो नहीं है या बहुत कम है। ओह, तो मतलब कोई भी इस्तेमाल कर सकता है? हाँ, लगभग। टेक्निकल गुरु हों या बिजनेस वाले लोग, इसे इस्तेमाल करना आसान बनाया गया है। और हाँ, 2022 से ये अल्टेयर इंजीनियरिंग का हिस्सा बन गया है। और आज की हमारी ये जो बातचीत है इसका आधार है अल्टेयर रैपिड माइनर, एक व्यापक गाइड। ये सनशाइन डिजिटल सर्विसेज ने तैयार की है। अच्छा। तो हम मिलकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये प्लेटफॉर्म आखिर है क्या भला, इसमें क्या खास है, और असल दुनिया में ये कैसे छोटे मोटे कामों से लेकर बड़े बड़े कमाल कर रहा है। हाँ, और इसके इतिहास पर भी थोड़ी बात करेंगे। सोचिए, 2001 में जर्मनी की एक यूनिवर्सिटी में शुरू हुआ था ये, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ डॉर्टमुंड। सच में? 2001 में? हाँ, और आज देखिए 2024 में गार्टनर जैसी बड़ी संस्था ने इसे डेटा साइंस और मशीन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स में लीडर का दर्जा दिया है। वाह, ये तो वाकई लंबा सफर है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि इसमें कितना लंबा और सफल सफर तय किया है। तो फिर देर किस बात की? चलिए पता लगाते हैं कि ये अल्टेयर रैपिड माइनर आखिर इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो रहा है। गाइड के मुताबिक तो ऐसा कोई कोना नहीं बचा लगता। हाँ, इसका इस्तेमाल बहुत फैला हुआ है विभिन्न उद्योगों में। जैसे कि फाइनेंस, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, टेलीकॉम, एनर्जी, मतलब लिस्ट लंबी है। हाँ, गाइड में भी यही लिखा है। जैसे फाइनेंस में फ्रॉड यानी धोखाधड़ी पकड़ने में। बिल्कुल। या हेल्थ केयर में ये अंदाजा लगाने में कि मरीज कितना जल्दी ठीक हो सकता है, उसके परिणामों की भविष्यवाणी करने में। और मैन्युफैक्चरिंग में वो प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस वाली बात। हाँ, वो तो कमाल का है। मतलब मशीन खराब होने से पहले ही बता देना कि भाई इसे मरम्मत की जरूरत पड़ने वाली है। ये तो बहुत उपयोगी है। और ये सिर्फ कंपनियों तक ही सीमित नहीं है, ये भी ध्यान देने वाली बात है। अच्छा, और कहाँ? यूनिवर्सिटीज और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में भी है, खूब इस्तेमाल होता है। छात्रों और शिक्षकों के लिए तो इसका एक वर्जन अल्टेयर एआई स्टूडियो मुफ्त भी है, सीखने सिखाने के लिए बढ़िया है। अच्छा, तो अकादमिक जगत में भी इसकी काफी धाक है। और सरकारी कामों में इसका कुछ इस्तेमाल है? हाँ हाँ बिल्कुल, सरकारी एजेंसियां पब्लिक पॉलिसी बनाने के लिए डेटा विश्लेषण में इसका इस्तेमाल करती हैं, और नॉन प्रॉफिट संगठन भी। जैसे जिसे मान लीजिए पर्यावरण बचाने वाले ग्रुप्स हैं, वो ये देखने के लिए कि उनके प्रयासों का कितना असर हो रहा है, इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए। और इसकी एक बड़ी खूबी है इसकी स्केलेबिलिटी। मतलब चाहे छोटी सी टीम हो या कोई बहुत बड़ी कंपनी जिसके पास पहाड़ जितना डेटा हो, पेटाबाइट स्केल डेटा जिसे कहते हैं, ये सबके लिए फिट बैठता है। और इसे कहीं भी चला सकते हैं, मतलब अपने ऑफिस में या क्लाउड पर। हाँ, आपकी मर्जी। अपने सर्वर पे रखिए ऑन प्रेमाइसेस, क्लाउड पे चलाइए, AWS, अज़ूर, गूगल क्लाउड सब सपोर्ट करता है, या फिर दोनों का मिला जुला हाइब्रिड सेटअप। और ये दुनिया भर में इस्तेमाल हो रहा है, खासकर यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में तो काफी मजबूत पकड़ है। जी हाँ, 40 से ज्यादा देशों में कंपनी ऐसे इस्तेमाल कर रही हैं। गाइड में एक दिलचस्प बात ये भी लिखी है कि ये सास जैसे पुराने, शायद थोड़े महंगे सिस्टम से डेटा और कोड माइग्रेट करने में भी मदद करता है। ये तो कई कंपनियों के लिए बड़ी राहत की बात होगी। हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, बहुत बड़ा। जिन कंपनियों ने सालों से SaaS कोड में इन्वेस्ट किया हुआ है, उन्हें सब कुछ दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब वो पुराना कोड इसमें चल जाता है। हाँ, सीधे सीधे रैपिड माइनर में चल जाता है। ये माइग्रेशन को बहुत आसान बना देता है। तो ये तो हुई बात कि कहाँ इस्तेमाल होता है, पर सवाल ये है कि कंपनियां या लोग इसे क्यों चुन रहे हैं? ऐसी क्या खास बात है इसमें? देखिए, गाइड के हिसाब से और वैसे भी सबसे बड़ा कारण है डेटा के साथ काम करने के जो मुश्किल प्रोसेस होते हैं ना, उनको आसान बनाना। आसान बनाना जैसे? जैसे मैंने कहा, विजुअल इंटरफेस है। डिजिटल लेगो ब्लॉक्स की तरह समझ लीजिए। आप बस खींच कर छोड़ते हैं और डेटा का पूरा रास्ता बन जाता है। इससे नतीजे जल्दी मिलते हैं। और टीम मिलकर काम कर पाती है। हाँ, सहयोग बढ़ता है। और एक और बड़ी वजह है जिसे आजकल काफी कहा जा रहा है, एआई का लोकतंत्रीकरण। एआई का लोकतंत्रीकरण मतलब? डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एआई। इसका मतलब है एआई की ताकत सिर्फ कुछ गिने चुने टेक्निकल एक्सपर्ट्स तक सीमित न रहे। बिजनेस एनालिस्ट या दूसरे लोग भी जिन्हें शायद गहरी कोडिंग नहीं आती, वे भी डेटा से इंसाइट्स निकाल सकें, जिन्हें सिटीजन डेटा साइंटिस्ट कहते हैं आजकल। बिल्कुल। रैपिड माइनर का नो कोड इंटरफेस इसी चीज को मुमकिन बनाता है।
ये पावर ज्यादा लोगों के हाथों में देता है। ये सिटीजन डेटा साइंटिस्ट वाला कॉन्सेप्ट सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या इससे क्वालिटी या गलतियों का खतरा नहीं बढ़ जाता जब गैर विशेषज्ञ भी जटिल मॉडल बनाने लगे? देखिए, ये सवाल बहुत वाजिब है और रैपिड माइनर बनाने वालों ने इस चुनौती को समझा है। अच्छा, तो क्या किया है उन्होंने? इसीलिए इसमें ऑटोमेटेड मशीन लर्निंग यानी ऑटो एमएल जैसे टूल्स हैं। ये क्या करते हैं? ये बेस्ट प्रैक्टिस गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए मॉडल बनाने में मदद करते हैं, सुझाव देते हैं। और साथ ही इसमें गवर्नेंस यानी निगरानी और नियंत्रण के भी पुख्ता इंतजाम हैं। गवर्नेंस किस तरह का नियंत्रण? ये सुनिश्चित करना कि मॉडल सही तरीके से बने हैं, उनमें कोई छिपा हुआ भेदभाव ना हो और उनके नतीजों पर भरोसा किया जा सके, ट्रेसेबिलिटी हो। अच्छा, तो ये सिर्फ मॉडल बनाने की आज़ादी नहीं देता, बल्कि जिम्मेदारी के साथ बनाने का एक ढांचा भी देता है। बिल्कुल सही, संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। गाइड में एक और दिलचस्प शब्द था, डार्क डेटा। इसका क्या मतलब हुआ? ये कुछ खुफिया चीज है? नहीं, खुफिया नहीं। डार्क डेटा मतलब वो सारा डेटा जो कंपनी के पास है तो पर इस्तेमाल नहीं हो रहा, कहीं दबा पड़ा है। कहाँ दबा पड़ा है? पुरानी रिपोर्ट्स में हो सकता है, पीडीएफ फाइलों में, ईमेल में या किसी पुराने भूले बिसरे सिस्टम में। सोचिए कितना ज्ञान उसमें छिपा हो सकता है। सही बात है। रैपिड माइनर इस छिपे हुए खजाने को, इस डार्क डेटा को बाहर निकालने और इस्तेमाल करने में मदद करता है। इससे ना सिर्फ लागत बचती है, बल्कि नए आइडियाज और मौके भी मिलते हैं। वाह, मतलब अनदेखे डेटा को काम का बनाना। शानदार। और क्या कारण है इसे अपनाने के? ऑटोमेशन एक और बड़ा फायदा है। एआई एजेंट्स के जरिए। एआई एजेंट्स, ये क्या है? ये छोटे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जैसे हैं जो रूटीन वाले काम अपने आप कर सकते हैं, जैसे रिपोर्ट बनाना या डेटा की निगरानी करना। ये सब ऑटोमेट हो जाता है। और जेनरेटिव एआई, आजकल तो इसी की धूम है। हाँ, जेनरेटिव एआई का जमाना है। रैपिड माइनर इसमें भी पीछे नहीं है। ये ऐसे फ्रेमवर्क देता है जिससे जेन एआई मॉडल पर भरोसा किया जा सके। भरोसा मतलब वो गलत या मनगढ़ंत बातें ना करें, जिन्हें हेलुसिनेशंस कहते हैं, और ये पता रहे कि मॉडल ने जो कहा वो किस डेटा के आधार पर कहा। मतलब ट्रेसेबिलिटी बनी रहे, जवाबदेही तय हो सके। अच्छा, ये बहुत जरूरी है आजकल। बिल्कुल। और आखिर में लक्ष्य है डेटा को सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि एक रणनीतिक हथियार बनाना। एक ऐसा एआई फैब्रिक तैयार करना जहां डेटा मैनेजमेंट और एआई ऑटोमेशन मिलकर लगातार सीखते और सुधारते रहें। ये सब सुनकर तो लगता है इसमें काफी कुछ है। चलिए, अब जरा इसकी मुख्य क्षमताओं या फीचर्स पर गौर करते हैं। शुरुआत कहाँ से करें? एकदम बेसिक लेवल पे क्या मिलता है? बेसिक लेवल पर इसका दिल है रैपिड माइनर स्टूडियो का विजुअल वर्कफ्लो डिजाइनर। हाँ, जैसा आपने कहा, वो डिजिटल लेगो ब्लॉक्स जैसा। हाँ, आप बस ऑपरेटर को खींचकर कैनवस पर जोड़ते जाते हैं। ये ऑपरेटर छोटे छोटे काम करते हैं, जैसे डेटा लाना, साफ करना, बदलना वगैरह। कितने ऑपरेटर्स हैं इसमें? 1500 से ज्यादा हैं। डेटा तैयार करना, जैसे खाली वैल्यू भरना या नॉर्मलाइज करना, फिर उसे चार्ट या डैशबोर्ड में दिखाना, ये सब बेसिक काम आसानी से हो जाता है। और अगर थोड़ा आगे बढ़े, मशीन लर्निंग के लिहाज से इंटरमीडिएट लेवल पर? मशीन लर्निंग में तो ये माहिर है। चाहे कस्टमर को अलग अलग ग्रुप्स में बांटना हो, मतलब क्लस्टरिंग, या सेल्स का पूर्वानुमान लगाना हो, जिसे रिग्रेशन कहते हैं, या फ्रॉड का पता लगाना हो। हाँ, क्लासिफिकेशन या एनोमली डिटेक्शन, इन सब के लिए इसमें बने बनाए एल्गोरिदम है। और मैंने ऑटो एमएल यानी ऑटोमेटेड मशीन लर्निंग टूल्स जैसे टर्बो प्रेप और ऑटो मॉडल के बारे में भी पढ़ा था गाइड में। ये क्या करते हैं? हाँ, ये बहुत काम के टूल्स हैं, समय बचाते हैं। टर्बो प्रेप डेटा तैयार करने में मदद करता है और ऑटो मॉडल आपके डेटा को देखकर खुद ही सुझाव देता है कि कौन सा मशीन लर्निंग मॉडल सबसे अच्छा काम करेगा। मतलब ये खुद ही बेस्ट मॉडल चुन लेता है? हाँ, काफी हद तक। ये डेटा तैयार करने से लेकर सबसे अच्छा मॉडल चुनने तक का काम ऑटोमेट कर देते हैं। और अगर किसी को पाइथन या आर जैसी भाषाओं में काम करना पसंद है, तो उनके कोड को भी रैपिड माइनर में आसानी से इंटीग्रेट किया जा सकता है, एक्सटेंशन के जरिए। अच्छा, ये तो हुई इंटरमीडिएट लेवल की बात। अब आते हैं एडवांस्ड फीचर्स पर। आपने जेनरेटिव एआई जीएआई का जिक्र किया था। बिल्कुल। एडवांस लेवल पर आप रैपिड माइनर से वर्चुअल एआई असिस्टेंट बना सकते हैं या फिर नॉलेज ग्राफ तैयार कर सकते हैं। नॉलेज ग्राफ, ये क्या होता है? नॉलेज ग्राफ को आप कंपनी के एक सेंट्रलाइज्ड दिमाग की तरह समझ सकते हैं। ये सारी जानकारी को, अलग अलग स्रोतों से आई जानकारी को आपस में जोड़ता है। इससे एआई सही और सटीक कॉन्टेक्स्ट के साथ जवाब दे पाता है। दिलचस्प है। और वो एआई हब? हाँ, एआई हब, जिसे पहले रैपिड माइनर सर्वर कहते थे, ये वो जगह है जहां आप अपने बनाए हुए मॉडल्स को असली दुनिया में इस्तेमाल के लिए डालते हैं, यानी डिप्लॉय करते हैं।
यहीं से उनकी शेड्यूलिंग होती है, उनकी परफॉर्मेंस पर नज़र रखी जाती है, मॉनिटरिंग होती है, प्रोडक्शन का सारा काम यहीं होता है। और गवर्नेंस टूल्स का क्या? आपने कहा था कि विश्वास और नियंत्रण जरूरी है। हाँ, एडवांस फीचर्स में गवर्नेंस बहुत बहुत अहम है। इसमें ऐसे टूल्स हैं जो ट्रैक करते हैं कि मॉडल कैसे बना, उसकी पूरी वंशावली, कहीं उसमें कोई भेदभाव तो नहीं है, बायस डिटेक्शन, और वो असल में कैसा परफॉर्म कर रहा है। क्या ये नियमों का पालन करने में भी मदद करता है? बिल्कुल, GDPR जैसे जो डेटा प्राइवेसी नियम है, उनका पालन सुनिश्चित करने में ये मदद करता है। इसके अलावा बड़े डेटा को संभालने के लिए पैरेलल प्रोसेसिंग, क्लाउड इंटीग्रेशन और सुरक्षा के लिए रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल जैसी सुविधाएं भी हैं। तो मतलब एडवांस लेवल पे बहुत कुछ है। असंरचित डेटा निकालना, SAS कोड चलाना। हाँ, असंरचित स्रोतों से डार्क डेटा निकालना, पुराने कोड के लिए SAS इंजन, सिमेंटिक मॉडलिंग के लिए डेटा का डिजिटल ट्विन बनाना, AI एजेंट से काम ऑटोमेट करना, मार्केटप्लेस से और एक्सटेंशन जोड़ना, टेक्स्ट माइनिंग से लेके IoT एनालिटिक्स तक, ये सब इसकी एडवांस क्षमताओं में शामिल है। ठीक है, फीचर्स तो बहुत गिना दिया आपने, पर अगर हम आम भाषा में पूछें कि भाई हम इससे असल में कर क्या सकते हैं, एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास सेल्स का डेटा है एक एक्सेल फाइल में। बेसिक लेवल पर मैं क्या कर सकती हूँ? बहुत आसान। आप उस एक्सेल फाइल को रैपिड माइनर में इंपोर्ट करेंगी, फिर विजुअल टूल से उसे थोड़ा साफ करेंगी। मान लीजिए कोई गलत एंट्री है, उसे हटा दिया। ठीक है, और फिर शायद एक दो बटन क्लिक करके उसका हिस्टोग्राम या स्कैटर प्लॉट बना लेंगी। इससे आपको तुरंत दिख जाएगा कि कौन से प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहे हैं या किस महीने में बिक्री ऊपर नीचे होती है। ये हो गया बेसिक काम, विजुअलाइजेशन और बेसिक एनालिसिस। और अगर मुझे इससे एक कदम आगे जाना हो, मान लीजिए मुझे अंदाजा लगाना है कि अगले महीने कौन से ग्राहक मेरा सब्सक्रिप्शन छोड़ सकते हैं, जिसे चर्न प्रेडिक्शन कहते हैं। हाँ, चर्न प्रेडिक्शन, तो अब आप इंटरमीडिएट लेवल पर आ गई। आप ग्राहकों के पिछले डेटा का इस्तेमाल करेंगी, जैसे उन्होंने क्या खरीदा, कितनी बार सपोर्ट को कॉल किया वगैरह। इस डेटा पर आप एक डिसीजन ट्री जैसा मॉडल ट्रेन करेंगी। रैपिड माइनर का ऑटो मॉडल फीचर इसमें आपकी काफी मदद कर सकता है। वो बेस्ट मॉडल सुझा देगा। और फिर एक बार मॉडल बन गया तो आप उसे नए ग्राहकों पर लगाकर देख सकती हैं कि किसके जाने का ज्यादा खतरा है, और इस पूरे प्रोसेस यानी वर्कफ्लो को आप सेव भी कर सकती हैं ताकि बार बार इस्तेमाल कर सकें। अच्छा, इसे बार बार चला सकते हैं? हाँ, और मॉडल को लाइव भी कर सकते हैं, उसे एक वेब सर्विस में बदल सकते हैं ताकि वो रियल टाइम में नए डेटा पर स्कोरिंग करता रहे। ये वाकई काफी उपयोगी लगता है। और एडवांस लेवल पर क्या हम AI चैटबॉट जैसी चीजें बना सकते हैं, जिसका आपने जिक्र किया था? बिल्कुल, एडवांस लेवल पर आप जनरेटिव AI का इस्तेमाल करके ऐसा चैटबॉट बना सकती हैं जो कंपनी के नॉलेज ग्राफ से सीखकर ग्राहकों के सवालों के बिल्कुल सटीक और कॉन्टेक्स्ट अवेयर जवाब दे। और वो AI एजेंट? हाँ, या फिर AI एजेंट बना सकती हैं जो खुद ब खुद सप्लाई चेन पर नजर रखे और कोई गड़बड़ी दिखे, मान लीजिए स्टॉक कम हो रहा है तो अलर्ट भेज दे। ये प्लेटफॉर्म मॉडल को बेहतर बनाने के लिए अपने आप फीचर्स तैयार करने हैं। फीचर्स तैयार करने मतलब ऑटोमेटेड फीचर इंजीनियरिंग, मतलब डेटा से नए काम के इनपुट वेरिएबल खुद ही बना लेना, मॉडल की सेटिंग्स को ऑप्टिमाइज करना, जिसे हाइपर पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, और कई मॉडलों को मिलाकर एक ज्यादा शक्तिशाली मॉडल बनाना, यानी मॉडल एनसेम्बलिंग। ये सब काम भी कर सकता है। और बड़े डेटा के साथ भी काम करता है? हाँ, बड़े डेटा टूल जैसे हडूप वगैरह के साथ भी इंटीग्रेट हो जाता है। सिमुलेशन भी कर सकते हैं। मूल रूप से डेटा लेने से लेकर उसे तैयार करने, प्रिपेयर, मॉडल बनाने, मॉडल उसे जांचने, वैलिडेट, लागू करने, डिप्लॉय और उस पर नजर रखने, गवर्न तक पूरा AI का जीवन चक्र आप एक ही जगह से संभाल सकते हैं। थ्योरी तो काफी हद तक समझ आ गई। अब कुछ असली दुनिया के उदाहरणों से बात और साफ होगी। गाइड में कुछ केस स्टडीज दी गई थी, बेसिक लेवल से शुरू करें। हाँ बिल्कुल, जैसे एक छोटी ई-कॉमर्स कंपनी का उदाहरण है। वो रैपिड माइनर का इस्तेमाल करके अपने बिक्री डेटा को एनालाइज करती है, बस ये पता करने के लिए कि किस सामान का कितना स्टॉक रखना है। और नतीजा? सिंपल फोरकास्टिंग मॉडल से उन्होंने स्टॉक खत्म होने की समस्या को, स्टॉक आउट्स को 20% तक कम कर लिया। 20%? ये तो काफी है एक छोटी कंपनी के लिए। हाँ, या यूनिवर्सिटीज में छात्र पब्लिक डेटा सेट पर, जैसे वो फूलों की प्रजातियों वाला आइरिस डेटा सेट है, उस पर रैपिड माइनर से क्लासिफिकेशन मॉडल बनाकर डेटा माइनिंग की बेसिक बातें सीखते हैं। ठीक है, और इंटरमीडिएट लेवल के उदाहरण, कुछ जाने पहचाने नाम? पेपाल का उदाहरण काफी दिलचस्प है। उन्होंने रैपिड माइनर के साथ मिलकर ग्राहकों के फीडबैक का भावना विश्लेषण यानी सेंटिमेंट एनालिसिस किया। उससे क्या पता चला?
मतलब ये समझा कि ग्राहक कहाँ खुश हैं, कहाँ नाराज हैं, उनकी असल तकलीफें क्या हैं रिव्यूज में। इससे उन्हें अपनी सर्विस सुधारने में सीधी मदद मिली। और हेल्थ केयर में? हेल्थ केयर में एक अस्पताल रैपिड माइनर का इस्तेमाल करके मरीजों को उनके लक्षणों और हिस्ट्री के आधार पर अलग-अलग ग्रुप्स में बांटता है, क्लस्टरिंग का उपयोग करके। क्यों? ताकि हर ग्रुप के लिए ज्यादा सटीक पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान बनाया जा सके। और एक लॉजिस्टिक्स कंपनी का उदाहरण है, उन्होंने रैपिड माइनर से रूट ऑप्टिमाइजेशन मॉडल बनाया। रूट ऑप्टिमाइजेशन? हाँ, ट्रैफिक का अंदाजा लगाकर ड्राइवरों को बेस्ट रूट बताया जाता है। नतीजा, ईंधन की लागत 15% तक कम हो गई। 15% ईंधन बचत, ये तो बहुत मायने रखता है, खासकर आजकल। अब आते हैं एडवांस्ड लेवल पर, जहां एआई और ऑटोमेशन का असली खेल है। गाइड में सीमेंस का जिक्र था। हाँ, यहाँ बड़े नाम सामने आते हैं, जैसे सीमेंस। वो अपनी फैक्ट्रियों में मशीनों की सेहत पर नजर रखने के लिए रैपिड माइनर का इस्तेमाल करती है। वो प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस वाली बात। अच्छा, कैसे? सेंसर से लगातार डेटा आता रहता है। एआई एजेंट्स उस डेटा की निगरानी करते हैं और मशीनों के खराब होने से पहले ही बता देते हैं कि मेंटेनेंस की जरूरत है। इससे उन्हें सालाना लाखों डॉलर का नुकसान बचता है, क्योंकि मशीनें अचानक बंद नहीं होती। लाखों डॉलर! और फाइनेंस में, बैंकों के लिए? फाइनेंस में एक बड़ा बैंक रियल टाइम में लाखों लेनदेन का विश्लेषण करने के लिए रैपिड माइनर के नॉलेज ग्राफ और जेनरेटिव एआई का इस्तेमाल करता है। किस लिए? ताकि फ्रॉड के नए और जटिल पैटर्न को तुरंत पकड़ा जा सके, वो भी बहुत ज्यादा सटीकता के साथ। ये विसंगतियों को तुरंत फ्लैग कर देता है। और टेलीकॉम या साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में इसका क्या रोल है? हाँ, एक बड़ी टेलीकॉम कंपनी 5G नेटवर्क को ऑप्टिमाइज करने के लिए रैपिड माइनर के नॉलेज ग्राफ का इस्तेमाल करती है। इससे वो अलग-अलग परिस्थितियों का सिमुलेशन करके देख पाती है कि बेस्ट परफॉर्मेंस कैसे मिलेगी। और साइबर सिक्योरिटी? साइबर सिक्योरिटी फर्म्स हैं, जैसे डेटा मिशन का नाम आता है। वो बड़े पैमाने पर लॉग फाइल्स का विश्लेषण करके छिपे हुए खतरों और साइबर हमलों का पता लगाने के लिए रैपिड माइनर की डेटा माइनिंग क्षमताओं को उपयोग करती हैं। और पर्यावरण? हाँ, यहाँ तक कि पर्यावरण एजेंसियां भी क्लाइमेट चेंज के पैटर्न समझने और उसकी भविष्यवाणी करने के लिए इसके एडवांस्ड मॉडलिंग फीचर्स का इस्तेमाल कर रही हैं। और दवा बनाने वाली कंपनियां, क्या वो भी इसका फायदा उठा रही हैं? बिल्कुल। बायोफार्मा कंपनियां नई दवाओं की खोज में तेजी लाने के लिए रैपिड माइनर का इस्तेमाल कर रही हैं। कैसे? वो मॉलिक्यूलर डेटा का विश्लेषण करके उन कंपाउंड्स की पहचान करती हैं जिनके सफल दवा बनने की संभावना ज्यादा है। इसमें एंसेंबल मॉडल्स का इस्तेमाल होता है। इससे R&D का समय और लागत दोनों बचते हैं। अल्टीयर की अपनी केस स्टडी लाइब्रेरी में भी कई उदाहरण हैं। जैसे एक डिलीवरी कंपनी ने AI हब से अपने रूटिंग और डिमांड फोरकास्टिंग मॉडल को पूरी तरह ऑटोमेट कर दिया। इससे उनकी एफिशिएंसी काफी बढ़ गई। अच्छा। एक और उदाहरण मार्केटिंग का है, जहां कंपनियां अलग-अलग कैंपेन का सिमुलेशन करके देखती हैं कि किसमें सबसे अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI मिलेगा। तो कुल मिलाकर ये साफ है कि अल्टीयर रैपिड माइनर सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम है। ये एक तरफ तो डेटा साइंस को आसान बनाकर नो कोड लो कोड से ज्यादा लोगों तक पहुंचा रहा है। हाँ, और दूसरी तरफ जेनरेटिव AI और AI एजेंट्स जैसी बहुत ही एडवांस्ड अत्याधुनिक क्षमताएं भी दे रहा है। ये वाकई अलग-अलग इंडस्ट्रीज में डेटा को सोने में बदलने का काम कर रहा है, ऐसा लगता है। एकदम सही कहा आपने। इसकी असली ताकत इसी संतुलन में है। मुश्किल चीजों को आसान बनाना, AI को एक तरह से सबके लिए उपलब्ध कराना, और साथ ही भरोसेमंद और जिम्मेदार तरीके से इस्तेमाल करने के लिए जरूरी नियंत्रण और पारदर्शिता यानी गवर्नेंस देना। और ये सब एक ही प्लेटफॉर्म पर? हाँ, ये सब कुछ एक ही इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म पर मिलता है। और सबसे बड़ी बात, ये स्केलेबल है। जरूरत के हिसाब से छोटा बड़ा किया जा सकता है। आज की बातचीत से एक बात तो साफ है, रैपिड माइनर जैसे प्लेटफॉर्म्स डेटा और AI के साथ हमारे काम करने का तरीका वाकई बदल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बदल रहे हैं। और ये हमें भविष्य के बारे में सोचने पर भी मजबूर करता है ना? किस तरह से? जरा सोचिए, जैसे जैसे AI एजेंट इस तरह के प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके खुद ही डेटा एनालाइज करने और एक्शन सुझाने में बेहतर होते जाएंगे। हाँ। अगले 10 सालों में हम इंसानों की भूमिका, मतलब जो डिसीजन मेकर्स हैं, उनकी भूमिका कैसे बदलेगी? ये तो सोचने वाली बात है। कहां पर हमें ऑटोमेटेड इनसाइट्स पर पूरी तरह भरोसा करना होगा और कहां पर अपनी समझ, अपने अनुभव यानी ह्यूमन इंट्यूशन और ओवरसाइट का इस्तेमाल करना ज्यादा जरूरी होगा। ये संतुलन कैसे बनेगा ऑटोमेशन और मानवीय समझ के बीच? ये वाकई एक बड़ा सवाल है। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है जिस पर शायद आने वाले समय में
हमें और आपको और सबको काफी सोचना और चर्चा करनी होगी।